वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम्स विद दीपेंद्रा में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी इस कोरोना के दौर में अच्छे होंगे और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे होंगे और साथ ही आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज अपने करने वाले हैं जो रीट 2017 में जो पेपर आया था लेवल फर्स्ट का, उसमें मैंने डे 1 में आपको कई क्वेश्चन करवा दिए थे और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज अपने डे 2 करने वाले हैं। इसके पहले एक वीडियो जारी कर दी गई है, जो आप यदि अभी पहली बार देख रहे हो तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देख लेना, और आपने पहले से देख रखी है तो बहुत अच्छी बात, आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। तो आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे रीट से संबंधित जितने भी पेपर आए हुए हैं और जितने भी एग्ज़ाम में जिस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं उसके रिगार्डिंग मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के अलग अलग वीडियोज़ के द्वारा मैं आपको सारी चीज़ें करवाऊँगा, और जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे बेसिक तरीके से भी आपको करवाऊँगा, और जहाँ पे ज़रूरत पड़े शॉर्ट ट्रिक्स की तो वहाँ पे मैं आपको छोटे फॉर्मूला और शॉर्ट ट्रिक से भी आपको करवाऊँगा। तो आपको यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे इसी चैनल पे आपको सारी चीज़ें यानी मैथ्स का कंप्लीट आपको मिल जाएगा। सारी चीज़ें अपने कवर करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ भी अपने मिस नहीं करेंगे। आपके एग्ज़ाम होने से पहले मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं आपको हर चीज़ डिटेल में पढ़ाऊँगा यहाँ पे, और आपका सिलेक्शन होने पे मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मेरा टारगेट यही है कि जो मैंने आज तक पढ़ा है, जो भी मैं एग्ज़ाम मैंने जितने भी क्रैक किए हैं, जो भी मैंने आज तक लाइफ में सीखा है वो मैं आप लोगों तक शेयर कर पाऊँ, और आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा लक्ष्य है, जो मैंने टारगेट डिसाइड करके जो भी मैं गोल लेके चला हूँ कि मैं अपनी बात को आगे शेयर कर पाऊँ, और वो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी मेरी इस बात को आगे लोगों तक और पहुँचाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो फिर वो उनके भी कुछ सपने होंगे। प्रत्येक जने की कोई ना कोई मजबूरियाँ होती है, तो उसको देखते हुए हो सकता है उन लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा मिल जाए, तो उनके लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। तो आज मैं आपको जो भी 2017 के बचे हुए क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर्स के, तो उनका ये डे 2 है, और इसमें मैं आपको जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो करवाने वाला हूँ। तो इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और ये है कि आप जैसे ही स्क्रीन पे क्वेश्चन देखो वैसे ही आप उस क्वेश्चन को रोको, पॉज करो और उसके बाद उसको सोल्व करना शुरू करो, और आपसे यदि वो होता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपसे वो नहीं होता है तो फिर आप वीडियो में आके उसको देखोगे कि उसके संबंधित और क्या क्या बातें हो सकती है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपसे पूछा जाए कि अंतः केंद्र से संबंधित मान लो प्रश्न आ गया आपके पास में, तो ज़रूरी नहीं है कि अगले एग्ज़ाम में भी अंतः केंद्र से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाए। हो सकता है अभी जो रीट का एग्ज़ाम होगा उसमें आपके परिकेंद्र से पूछा जाए, लंब केंद्र से पूछा जाए, या फिर केंद्रक से पूछ लिया जाए। तो एक क्वेश्चन से संबंधित जितने भी और क्वेश्चन बन सकते हैं, आप उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ पढ़ो। वहाँ से आपको सारी चीज़ें वो बार बार रिवाइज होगी और आप इसको भूलोगे नहीं बाद में। अदरवाइज कई स्टूडेंट्स की क्या होता है कि वो चीज़ों को भूल जाते हैं, जैसे आज उन्होंने पढ़ा फिर वो कल उस चीज़ को भूल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा उससे, और फिर आपका उसमें एक रिदम बना रहेगा और आप उसको अच्छे से चीज़ों को याद कर पाओगे, उनको अच्छे से आप सीख पाओगे। तो आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, उसको अच्छे से देखना है, क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, और बाद में आपको उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है, और बाद में आप देखना कि मैं उसको किस प्रकार शॉर्ट फॉर्म के द्वारा उसको करवाता हूँ, छोटे तरीके से बेसिक भी आपको बताऊँगा, तो वो आपको अच्छे से देखनी है। और वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। आप 1-2 मिनट वीडियो को देखोगे, बाद में इसको स्किप करके आगे बढ़ जाओगे, तो ऐसा करने पे आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यदि आप ऐसा करना चाहते हो तो अभी आप इसको छोड़ सकते हो, आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप इसको वीडियो को स्किप करके बाहर निकल जाओ। लेकिन आपको सच में, यदि आप सीरियस, पूरी तरह से सीरियस एस्पिरेंट हो, आपको सच में जॉब चाहिए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखो अच्छे से, और बाद में आपको ऐसे ही आप वीडियो देखो, कई वीडियो देखो मेरी, और इस बाद में आपको फ़ायदा नहीं हो तो फिर आप चैनल को चाहे सब्सक्राइब मत करना, अभी मत करो आप चैनल को सब्सक्राइब, लेकिन जब आपको इसका फ़ायदा होना शुरू हो जाए वीडियोस का, तब आप इस चीज़ को देखो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको फ़ायदा सच में तभी होगा जब आप वीडियो को देखोगे अच्छे से।
तो आप पूरी वीडियोज़ को देखो अच्छे से, और मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आपको इसका ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है यहाँ पे। तो आइए अपने उसको शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आपके पास में आपको दिया गया है कि दिए गए त्रिभुज ABC में AP एंगल BAC का समद्विभाजक है, और आपको दिया गया है कि AQ जो है ये BC पर लंब है, यानी भुजा BC पर लंब है। तो आपसे पूछा गया है कि एंगल PAQ का मान क्या है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। तो आपके पास क्वेश्चन ये है कि यहाँ से जो AQ है ये BC भुजा पर यहाँ पे लंब है, और उसके बाद में जो आपको दिया है AP, ये जो पूरा एंगल A है, ये जो पूरा एंगल है इसको समद्विभाजित करता है। यानी यहाँ से आप कह सकते हो कि इसको आधा यहाँ से और आधा यहाँ से बांटता है। यानी ये जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला जो एंगल है ये दोनों आपस में बराबर है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से अब अपने को बताना है कि PAQ यानी ये वाला जो एंगल है, ये अपने को बताना है कि ये वाला जो एंगल है इतना सा, ये कैसे आता है। तो देखो ये एक फिक्स इसका पैटर्न होता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको एक यहाँ पे आपको लंब दिया होता है, एक आपको यहाँ पे समद्विभाजक दिया होता है, तो आप इतना सा यहाँ पे ध्यान में रखो कि ये एक फिक्स पैटर्न होता है। तो आप कह सकते हो कि एंगल B माइनस एंगल C, जो भी आपको एंगल बड़ा मिले उसमें से आपको छोटे वाला घटाना है, और साथ में आपको यहाँ पे 2 का भाग दे देना है। तो ऐसा करने पे जो आपको मिलेगा वो कौन सा एंगल मिलेगा, तो आपको ये मिलेगा PAQ, यानी ये वाला एंगल मिलेगा। जब आप इसमें से ये वाला घटा के 2 का भाग दोगे तो आपको ये बीच वाला एंगल मिलेगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा अपने पास में एंगल PAQ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप ये कह सकते हो कि जो एंगल PAQ आपके पास आ जाएगा ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ से ये घटाओ तो ये हो जाएगा 75 माइनस आप कह सकते हो 35, और बटे में यहाँ पे आ जाएगा 2। इसको आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 40 आ जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा 2, यानी आप कह सकते हो ये हो जाएगा 20 डिग्री। यानी यहाँ वाला जो एंगल आएगा ये वाला, ये आपके पास में हो जाएगा 20 डिग्री का एंगल हो जाएगा। बस इतना सा प्रश्न है। ये जो मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है इसको मॉड्यूलस बोलते हैं, और मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि जो भी बड़ा है उसमें से छोटे वाला घटाओ, चाहे छोटे में से बड़ा वाला घटाओ, आंसर जो आएगा दोनों का वो पॉजिटिव आना चाहिए, यानी प्लस में आएगा। क्योंकि एंगल माइनस में नहीं होगा तो यहाँ से जो भी आएगा वो प्लस में आएगा। इसका यही मतलब होता है। यानी आप इतना सा ध्यान में रखो कि जो बड़े वाला होता है उसमें से छोटे वाला घटा देना है। जब भी आप ऐसा प्रश्न दिखो तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस प्रकार से होता है। तो अभी ये आया कैसे, तो ये इसका एक बेसिक तरीका होता है इसको करने का। तो वो मैं आपको बाद में आगे कभी जाके जब मैं आपको इसकी पूरी थोड़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीज़ें मैं बता दूंगा। अभी के लिए बस आप इतना सा ध्यान रखो कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो इसको इस प्रकार से करना है। दूसरा जो प्रश्न आपके पास में ये है कि दिए गए त्रिभुज ABC में OB और OC क्रमशः एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक है, तो एंगल BOC बराबर है। तो देखो यहाँ पे आपको दिया गया है कि OB और OC है ये एंगल के समद्विभाजक है। यहाँ पे बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँ तो त्रिभुज में देखो 4 प्रकार के केंद्रक होते हैं। सबसे पहले अपने बात करें तो होता है आपके केंद्रक कह सकते हो, 2 नंबर पे होता है आपके अंतः केंद्र, 3 नंबर पे परिकेंद्र, और 4 नंबर पे लंब केंद्र। यानी 4 प्रकार के केंद्रक ये अलग अलग होते हैं। इनमें अपने बात करें तो शीर्ष कोण और जो केंद्रक पर बने कोण होते हैं उनमें एक संबंध होता है, सभी में अलग अलग संबंध होता है। वो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप उसको यदि बेसिक से करोगे तो टाइम लगेगा, इससे बढ़िया आप उसको डायरेक्ट याद रखो। इस प्रश्न पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा केंद्रकों के बारे में बता देता हूँ, ताकि कल को आज ये अंतः केंद्र का प्रश्न आया है, कल को परिकेंद्र या लंब केंद्र का भी आ सकता है। तो मैं आपको सारी चीज़ें केंद्रकों के बारे में थोड़ी बता देता हूँ, उसके बाद में इस प्रश्न पे अपने आते हैं। अपने यहाँ पे 1 नंबर पर बात करें कि अंतः केंद्र क्या होता है। तो देखो अंतः केंद्र जो होता है वो कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदक बिंदु होता है। जैसे मान लो यहाँ पे आपके ये कोण है, जैसे मैं इसको नाम दूँ, ये आपको दिया हुआ A, ये आपको दिया गया है B और ये आपको दिया गया है C। तो यहाँ पे जो कोण A है, कोण B है और कोण C है, तो इसके जो समद्विभाजक यानी जो कोण को आधा आधा बांटते हैं, यदि उनको मैं मिलाऊं आपस में, यानी ये जो रेखाएं जो कोण को आधा आधा बांटती हैं, यदि इनको मैं इस प्रकार से मिलाऊं
तो ये जो केंद्रक आएगा अपने पास में, ये आपके पास में अंतः केंद्र आने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदक बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। तो देखो अब अपने बात करें कि ये हो गया कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदक बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। अब अपने बात करें कि जैसे आपके पास में ये कोण ए है पूरा, और ये जैसे मैं इसको नाम दूँ, ये आपके पास में अंतः केंद्र है यानी इन सेंटर है। तो ये जो कोण होता है इसके सामने वाला, ये कोण ए और ये इसके सामने वाला कोण, तो यहाँ पे इसमें क्या संबंध होता है, या फिर ये जो कोण सी है और इसके सामने वाला कोण है इसमें क्या संबंध होता है, या फिर अपने बात करें ये जो कोण बी है और ये इसके सामने वाला कोण जो है इसमें क्या संबंध होता है। तो यहाँ पे आपके पास रिलेशन आता है एक, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये होता है कि अपने यहाँ पे बात करें ये जो कोण है अपने पास में, आप कह सकते हो कोण बी आई सी। तो ये जो कोण है अपने पास में कोण बी आई सी, ये वाला कोण बी आई सी, ये इतना सा, ये जो होता है ये होता है अपने पास में 90 प्लस कोण ए का आधा, यानी ये हो जाएगा आपके पास में 90 प्लस एंगल ए बाई 2, यानी ये जो कोण होगा ये होगा 90 और ये जो एंगल है इसका आधा कर दोगे तो ये आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद में अपने बात करें यहाँ पे ये वाला जो कोण है ये आपको क्या मिलेगा, यानी आप कह सकते हो कि ये वाला कोण कोण ए आई सी, तो ये हो जाएगा 90 प्लस आप कह सकते हो कोण बी बटे 2, 90 प्लस कोण बी बटे 2। उसके बाद में अपने बात करें यहाँ पे जो कोण ये वाला बच गया, कौन सा, ए आई बी, ये वाला कौन, ए आई बी, तो ये हो जाएगा कोण ए आई बी, ये यहाँ से आपके पास आ जाएगा 90 प्लस इसके सामने वाला कोण कौन सा है, कोण सी, तो ये हो जाएगा कोण सी बटे 2। 2 नंबर पे आपके पास में है परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर। तो ये क्या होता है, तो ये होता है आपके पास में, जैसे ये यहाँ पे बात करें अपने, ये आपको दिया है ए, ये आपको दिया गया है बी और ये आपको दिया गया है सी। तो यहाँ पे जैसे बात करें भुजा बी सी है, इसका मध्य बिंदु लूँ मैं, ये मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु है, और इसी प्रकार ए सी भुजा का मध्य बिंदु लूँ, मान लेते हैं यहाँ से ये ए सी आपको दिया गया है, और अपने बात करें यहाँ पे ए बी भुजा का मध्य बिंदु मान लेते हैं, यहाँ से आपको ए बी भुजा का मध्य बिंदु ये दिया गया है। तो यहाँ से अपने इस जगह से लंब खींचें, यानी मध्य बिंदु प्लस लंब, तो यहाँ से ये जो जहाँ पे मिलेंगे सारे लंब इस प्रकार से, यहाँ पे मैंने मध्य बिंदु पे लंब खींचा और यहाँ पे इस जगह पे मैंने मध्य बिंदु पे यहाँ पे इस प्रकार से लंब खींचा, और यहाँ पे ये जो मध्य बिंदु है इससे मैं लंब खींचूंगा इस प्रकार से। तो जहाँ पे ये आपस में काटे, जिस पॉइंट पर ये आपस में काटे इसको बोलते हैं अपने परिकेंद्र, या फिर आप इसको कह सकते हो सरकम सेंटर। मैंने इसको नाम दे दिया ओ। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो आप ये कह सकते हो कि त्रिभुज में भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदक बिंदु परिकेंद्र कहलाता है, यानी भुजा पर लंब होना चाहिए इस प्रकार से, और साथ में भुजा को बराबर बराबर बांटना चाहिए। तो यहाँ से भुजा पर लंब प्लस भुजा का समद्विभाजक। अब अपने जैसे बात करें यहाँ पे ये वाला जो कोण है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी, तो ये यहाँ से इसको मिला देता हूँ इस प्रकार से, और इस प्रकार से बी को मिला देता हूँ, और इस प्रकार से मैं यहाँ से ए को मिला देता हूँ इस प्रकार से। तो देखो यहाँ पे अपने बात करें, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, ये रहा ओ। तो यहाँ पे शीर्ष कोणों में और यहाँ पे जो ये कोण बना है इसमें क्या संबंध होता है, इनकी अपने बात करें तो ये हो जाएगा अपने पास में, जैसे आप कहोगे कि कोण जो बी ओ सी मिलेगा आपको, कोण बी ओ सी, ये वाला जो कोण मिलेगा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 गुना कोण ए के, यानी ये वाला जो कोण है ये वाला इसका 2 गुना होता है। उसके बाद में अपने बात करें कि ये वाला जो कोण है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला कोण क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे इसके सामने का कोण कौन सा है, बी है, तो ये वाला जो कोण आएगा ये बी का 2 गुना हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो यहाँ से कि कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 गुना कोण बी के। उसके बाद में अपने बात करें 3 नंबर पे कि जो आपको कोण ए ओ बी दिया है, ए ओ बी दिया है, ये क्या हो जाएगा, यानी ये वाला कोण ए ओ बी, तो ये वाला क्या हो जाएगा, तो इसके सामने का कोण कौन सा है, ये वाला,
तो ये वाला जो कोण है इतना सा, ये इसके सामने वाले कोण का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 गुना कोण सी। अब इसका काम क्या होता है परिकेंद्र का, तो ये इसके ऊपर से मैं इस प्रकार से एक वृत्त बनाऊं, इस प्रकार से मैं वृत्त बनाऊं यहाँ से इसके ऊपर से जाते हुए, तो ये वृत्त बनाने के काम आता है। और उस वृत्त का जो केंद्रक होगा ये यहाँ पे ये होगा, यानी ये जो वृत्त गुजरेगा उसमें ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या का काम करेगी, ये भी उसमें यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या का काम करेगी, ये भी त्रिज्या हो जाएगी और ये भी उस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो इसलिए इस परिकेंद्र का काम होता है। बाकी और भी इसमें कई सारी बातें होती है, जैसे कि आपके पास में मान लेते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज आपको इस प्रकार से बना दिया और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे परित्रिज्या कहाँ पे आएगी, क्या होगी। जैसे मान लो आपको दे दिया यहाँ पे 6 दे दिया, आपको आसान सा एग्जांपल समझाता हूँ, यहाँ पे आपको 8 दे दिया और आपसे पूछा जाए ABC है और इसकी जो परित्रिज्या है वो क्या होगी, इसकी जो अंतः त्रिज्या है वो क्या होगी, यानी क्या हो जाएगा, एक इसके ऊपर से वृत्त गुजारूं तो क्या आएगा, ये जो बाहर वाला वृत्त जो आपको दिखाई दे रहा है इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसको परित्रिज्या बोलेंगे। उसके बाद में इसके अंदर से वृत्त गुजारूं यहाँ से तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये वाला जो वृत्त है इसको अंतः त्रिज्या बोलते हैं, यहाँ से कहीं से भी आप ले सकते हो, सारी बराबर ही होगी। तो ये क्या होगी, तो ये बहुत सारी इसमें बातें हैं जो अपने इसको पढ़ेंगे। ये और ये कहाँ से बनेगी अंतः त्रिज्या, तो ये जो अभी मैंने आपको अंतः केंद्र बताया था, तो उस अंतः केंद्र का काम होता है कि इसके अंदर से त्रिज्या बनाना, इसके अंदर से वृत्त बनाना, तो वहाँ से आप इसको निकाल सकते हो। बाकी आप टेंशन मत लो, मैं आपको ये टॉपिक आगे जाके इसको डीप में पढ़ाऊँगा। अभी तो मैं आपको बस एग्ज़ाम को कैसे करना है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में अपने बात करें 3 नंबर पे कि लंब के अंदर क्या होता है, तो देखो लंब के अंदर जो होता है ये होता है कि ये वाला जैसे आपके पास में शीर्ष है A, तो यहाँ से मैं इस सामने वाली भुजा पर लंब डालूँ यहाँ से, तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि यहाँ से मैंने एक लंब डाला इस पर सामने वाले भुजा पर इस तरीके से। उसके बाद में जो शीर्ष B है यहाँ से मैंने लंब डाला AC भुजा पर सामने वाली इस प्रकार से। उसके बाद में जो शीर्ष C है मैंने यहाँ से लंब डाला AB भुजा पर इस प्रकार से। तो जहाँ पे ये लंब काटे एक दूसरे को वो क्या होता है, तो ये आपके पास में लंब के अंदर होता है, यानी ये वाला जो पॉइंट आएगा ये आपके पास क्या आ जाएगा, लंब के अंदर आ जाएगा। मान लेते हैं इसको मैं नाम दूँ O, तो ये जो O है ये आपके पास में लंब के अंदर है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आपने जो पहला करवाया था यानी परिकेंद्र करवाया था और लंब के अंदर है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें ये डिफरेंस होता है कि उसमें भुजाओं का मध्य बिंदु होना चाहिए था। जैसे यहाँ पे भुजा है BC तो इसका मध्य बिंदु होना चाहिए था, यहाँ पे भुजा AC है तो इसका मध्य बिंदु होना चाहिए था, यहाँ पे भुजा AB है तो उसका मध्य बिंदु होना चाहिए था परिकेंद्र में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है, कुछ ज़रूरी नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है ये कहीं पे भी हो सकता है, ये वाली भुजा ज़्यादा हो सकती है, ये वाली कम हो सकती है, ये वाली यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है, ये कम हो सकती है, यानी मध्य बिंदु होना ज़रूरी नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है। तो देखो अपने बात करें यहाँ पे कि डायरेक्ट क्या संबंध होता है, जैसे कि ये वाला कोण आपके पास में BOC, तो इसके पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखाऊं तो ये हो जाएगी कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब जिस बिंदु पर काटे वो उसका लंब केंद्र होता है। तो देखो त्रिभुज में शीर्षों से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेदक बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। अपने यहाँ पे बात करें कि डायरेक्ट क्या रिलेशन होता है, तो आप ये कह सकते हो कि जो कोण BOC आएगा आपके पास में, कोण BOC ये वाला जो कोण आएगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 180 माइनस कोण A, यानी 180 में से आपको कोण जो सामने वाला कोण आपको दिखाई दे रहा है ये वाला आपको घटाना है। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि ये जो कोण है BOC, तो कोण BOC प्लस जो कोण A होता है इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है, यानी ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण दोनों मिलके 180 बना देंगे। इसी प्रकार अपने बात करें यहाँ पे जैसे आपको ये कोण और ये कोण दिया है तो इन दोनों में क्या संबंध हो जाएगा लंब केंद्र के केस में, तो ये हो जाएगा अपने पास में कोण B
प्लस कोण आप कह सकते हो कि AOC, तो ये हो जाएगा टोटल आपके पास में 180 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार आप ये कह सकते हो कि कोण C प्लस कोण AOB, तो ये हो जाएगा कोण C प्लस कोण AOB, ये भी आपके पास में 180 डिग्री होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो आपको यहाँ पे त्रिभुज ABC दिया गया है और यहाँ पे अपने इसका सेंट्रोइड बताना है, यानी केंद्रक बताना है। तो देखो केंद्रक क्या होता है कि आप ये जो शीर्ष आपको दिखाई दे रहा है A, और ये जो आपको शीर्ष दिखाई दे रहा है B, और ये आपको जो शीर्ष दिखाई दे रहा है C, ये वाला, तो यहाँ से अपने सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएं। यानी इस भुजा का ये मध्य बिंदु है, इसका मान लेते हैं ये मध्य बिंदु है, और इसका ये मध्य बिंदु है। तो आप शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को यहाँ पे मिला रहे हो इस प्रकार से। तो पहली बात आपको बताऊं कि इसको बोलें क्या, जैसे आपके पास में AD है, ये BE है, और ये आपके पास में CF है। तो AD, BE और CF को बोलेंगे क्या, तो इसको माध्यिका बोलेंगे तीनों को। और जो केंद्रक होता है ये वाला, ये आप इसको O कह सकते हो। तो ये जो माध्यिका है इनका प्रतिच्छेदक बिंदु होता है, उसको केंद्रक बोला जाता है। यानी आप कह सकते हो कि त्रिभुज में माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदक बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। उसके बाद में अपने बात करें, जो केंद्रक होता है वो माध्यिकाओं को किस अनुपात में बांटता है। तो ये हो जाएगा कि आपके पास में जैसे AD माध्यिका है, तो ये जो केंद्रक है ये इसको 2:1 के अनुपात में बांटेगा। यानी आप यहाँ पे लिखना चाहो तो ये हो जाएगा, आप कह सकते हो कि AO अनुपात आपके पास में जो OD आएगा ये आएगा आपके पास में 2:1 आ जाएगा। इसी प्रकार आप ये कह सकते हो कि आपको BO अनुपात OE जो मिलेगा ये भी आपको 2:1 मिलेगा। यानी हमेशा शीर्ष की तरफ वाला, जो शीर्ष है ये वाला, शीर्ष की तरफ वाला 2 होगा और जो सामने वाला है वो 1 मिलेगा। और आप ये कहना चाहो यहाँ से आपको CO अनुपात OF क्या मिलेगा, तो ये भी आपके पास में 2:1 आ जाएगा। अब देखो अपने बात करें यहाँ पे कि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है इनमें क्या संबंध होता है। तो यहाँ पे केंद्रक के केस में इनमें कोई भी डायरेक्ट संबंध नहीं होता है, वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसके अनुसार आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे कोई सीधा संबंध आपको नहीं मिलने वाला है इसमें। तो अब अपने उस क्वेश्चन पर आते हैं जो आपको दिया गया था। तो आपको यहाँ पे दिया गया था त्रिभुज ABC, और इसमें आपको यहाँ पे ये वाला जो कोण है ये आपको दे रखा है 40 डिग्री। यहाँ पे आपको मिलाया गया है, ये इस जगह पे O है और यहाँ से इसको मिला दिया इस प्रकार से। और आपसे पूछा गया है कि ये वाला जो कोण है ये क्या होगा। तो देखो यहाँ पे बात करें कि ये और ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये वाला और ये वाला दोनों कोण आपस में बराबर है। ये वाली जो लाइन है यहाँ पे BO इस प्रकार से, और ये वाली जो लाइन है CO, तो ये दोनों क्रमशः ये वाली लाइन इस कोण का, ये वाली लाइन इस कोण का समद्विभाजित करती है, यानी दोनों इसको बराबर बराबर बांटती है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई रेखा कोण को समद्विभाजित करे तो वहाँ पे जो केंद्रक बनता है वो क्या बनेगा, तो वो अंतः केंद्र हो जाएगा। और अंतः केंद्र के केस में मैंने आपको भी प्रॉपर्टी बताई थी कि क्या होता है। तो ये वाला जो कोण होगा आपके पास में, जैसे कोण आपके पास आ जाएगा BOC, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस इसके सामने वाले कोण का आधा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस कोण A/2। यानी यहाँ से आपको मिलेगा, ये हो जाएगा कोण BOC, तो ये हो जाएगा 90 प्लस कोण A का मान आपके पास में 40 है और बटे 2, यानी ये हो जाएगा आपके पास में 90 और इसका आधा 20, यानी ये हो जाएगा 110 डिग्री। और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जो आप इसको बिना किए, बिना डायग्राम बनाए भी आप इसको फौरन बता सकते हो। जैसे आपने देखा कि ये इसका समद्विभाजित कर रहा है, तो आप ये कहोगे समद्विभाजित करने पे अंतः केंद्र होता है, और जो ये वाला कोण आएगा ये कितना हो जाएगा, तो ये 90 प्लस जो आपको दिया गया है,
तो वहाँ से आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस बिना पेन चलाए आप ये कहोगे कि ये हो जाएगा 90 प्लस इस कोण का आधा, तो 90 प्लस 40 का आधा 20, 110 और फिनिश। इतना ही है, 2 से 3 सेकंड लगेगी आपको। बाकायदा मैंने जो आपको पढ़ाया है अभी, जितने भी केंद्र के बारे में आपको प्रॉपर्टी बताई है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तो तभी आप इसको फ़ौरन कर पाओगे। उसके बाद में जो आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको दिया गया है यहाँ से कि 2 पूर्ण संख्याएं दी गई है, यदि बड़ी संख्या के द्विगुणे को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल आपको 3 प्राप्त होता है। यदि छोटी संख्या के 7 गुणे को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 5 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा गया है कि छोटी संख्या क्या है। तो आइए इसको अपने बेसिक से करते हैं। जैसे मान लो आपके पास में कोई एक संख्या आपको दी हुई है, यहाँ से इस प्रकार से, ये मान लेते हैं आपको 11 दी हुई है और इसमें आपको देना है 4 का भाग देना है, तो क्या होगा? तो आप ये कहोगे कि इसमें 2 बार पूरा भाग चलाया जाएगा और 8 आ जाएगा, और यहाँ पे जो शेषफल आएगा ये आपके पास में 3 आ जाएगा। तो अब अपने बात करें कि यहाँ पे क्या संबंध आता है, तो आप ये कहोगे कि जो 11 है उसको लिखा जा सकता है, इन दोनों का गुणा करें तो ये हो जाएगा 4 गुणा 2, और ये इसमें जोड़ना पड़ेगा तो हो जाएगा +3, यानी 4 गुणा 2 8 +3। तो ये वाला जो बीच में जो संख्या होती है जिसमें आप भाग दे रहे हो, इसको बोला जाता है भाज्य बोला जाता है। यानी यहाँ पे 11 क्या है? भाज्य है। बराबर ये जो जिससे आप भाग दे रहे हो इसको बोला जाता है भाजक, तो ये हो जाएगा भाजक। और गुणा जो ये आपके पास आया है यहाँ वाला, इसको बोला जाता है भागफल, तो ये हो जाएगा आपके पास में भागफल। और जो प्लस जो बच गया तो इसको क्या बोला जाता है? शेषफल, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास में शेषफल। यानी ये आपके पास में फॉर्मूला बन जाएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, और वैसे आप याद न करना चाहो तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को अपने काम में लेते हुए इस प्रश्न को अपने सोल्व करते हैं। तो देखो अपने यहाँ से ये फॉर्मूला आपने अभी निकाला इसको। अब आपको प्रश्न में देखें अपने, तो ये दिया है कि बड़ी संख्या के 3 गुणे को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। यानी अपने को यहाँ पे चाहिए 2 संख्या, एक बड़ी होनी चाहिए एक छोटी होनी चाहिए। तो आप कहोगे कि माना बड़ी संख्या को मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या इसको x मान लेते हैं अपने, तो ये अपने इसको मान लिया बराबर x, और अपने छोटी संख्या को मान लेते हैं y। तो देखो बड़ी संख्या के 3 गुणे को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो बड़ी संख्या का 3 गुना, यानी बड़ी संख्या आपके पास में x है तो इसका 3 गुना 3x हो जाएगा। और इसको छोटी संख्या से विभाजित किया जाए, यानी जो भाजक है वो क्या हो जाएगा? छोटी संख्या हो जाएगा। जो भाजक है वो क्या हो जाएगा? छोटी संख्या, और छोटी संख्या क्या हो जाएगा? y, तो ये हो जाएगा y गुणा। अब भागफल कितना आ रहा है, तो आप प्रश्न में देखोगे तो भागफल आपके पास में 4 आ रहा है, और शेषफल कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है 3। यानी आपके पास यहाँ से ये समीकरण बनी, आप इसको कहोगे तो ये बन जाएगा 3x बराबर आपके पास बनी 4y + 3 यहाँ से। उसके बाद में जो दूसरी आपको बताया हुआ आगे दूसरी कंडीशन दे रखी है, ये है कि छोटी संख्या के 7 गुणे को, छोटी संख्या का 7 गुना, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7 गुना, छोटी संख्या क्या है? y है, तो ये हो जाएगा 7y। अब इसको किससे भाग दिया जा रहा है? बड़ी संख्या से भाग दिया जा रहा है, और बड़ी संख्या क्या है आपके पास में? x है, तो भाजक क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x गुणा। उसके बाद में भागफल कितना आ रहा है, तो आपको दिया है भागफल आपके पास में 5 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 5। और शेषफल कितना आ रहा है, तो शेषफल आपके पास में 1 आ रहा है। यानी यहाँ से आप इसको सोल्व करना चाहो तो ये बन जाएगी आपके पास में यहाँ से 7y ऐसा का ऐसा। मान लेते अपने यहाँ पे इसको सोल्व करें, x यहाँ पे आपके पास में x आ रहा है, x वाले पद आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपने x वाले पदों को एक तरफ ले लेते हैं, और जो दूसरे बच गए उनको एक तरफ ले लेते हैं। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आप ऑप्शन को देखोगे, आप क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे आपसे छोटी संख्या पूछा गया है, यानी आपसे केवल y पूछा गया है, तो अपने x वालों को यहाँ पे हटाना है। तो आप ये कहोगे कि x वालों को एक साइड में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास में 5x बराबर, ये जो प्लस का 1 है ये इधर चला जाएगा तो माइनस का आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा 7y माइनस 1। यहाँ से मैं बात करूँ, ये आपके पास में समीकरण नंबर 1 हो जाएगी, ये इस आपके पास में समीकरण 2 हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास में 3x है और यहाँ पे आपके पास में 5x है। अब यहाँ से x को गायब करना है मुझे, x वाले जो पद है उनको गायब करना है। तो आप ये कहोगे कि यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे आपके पास में 5x है, तो x बराबर नहीं है यहाँ पे। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को, ये जो दिया है 5 इससे गुणा कर देता हूँ, और ये जो है पूरे को, इसको ये जो दिया है 3 इससे गुणा कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, तो आप इसको गुणा करोगे पूरे को, पहले इसको गुणा करना है, बाद में इसको गुणा करना है, बाद में इसको गुणा करना है। ऐसे पहले इसको गुणा करना है, बाद में इसको गुणा करना है और बाद में इसको गुणा करना है, पूरे को गुणा करना है। तो यहाँ से ये बन जाएगा आपके पास में, आपको गई ये हो जाएगा 15x बराबर, और यहाँ से इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 20y, और बाद में इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 15। अब यहाँ से इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 15x बराबर हो जाएगा 7y को 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 21y, और बाद में यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस 3 को 1 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों आपस में यहाँ से बराबर आ गए, तो ये दोनों बराबर है, यानी ये जो समीकरण दोनों आपके पास आई है इनकी लेफ्ट साइड बराबर है, बायां जो पक्ष है वो बराबर है। तो दाएं वाले पक्ष भी आपस में क्या होंगे, ये वाले भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप इनको बराबर लिखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में, बराबर लिखोगे तो ये हो जाएगा 21y माइनस 3 बराबर आ जाएगा आपके पास में, यहाँ से हो जाएगा 20y प्लस 15 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से एक तरफ ले लो, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, उसको उधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास में 21y, और यहाँ पे ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 20y बराबर, इधर ये 15 है तो ये हो जाएगा 15, ये माइनस का है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो यहाँ से आपके पास में 21y में से 20y घटाओगे तो 1y बचेगा, यानी आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से आपके पास में बचेगा y बचेगा 1y या फिर y, और यहाँ से आपके पास में क्या हो जाएगा, तो ये 15 और 3 आ जाएगा 18, यानी आपके पास में जो छोटी संख्या आ गई वो 18 आ गई। यहाँ से कम आपको इतना तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो पर्सन है ये इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है, और ये आपसे पूछा इसलिए गया है ताकि आप इसमें टाइम लगाओ, और आपको यहाँ पे बस आप इतना कर सकते हो यहाँ पे, और तो कोई इसका शॉर्ट तरीका है नहीं, कोई यहाँ पे कोई तिगड़म कोई फॉर्मूला है नहीं इसका। आप सिर्फ यहाँ पे इतना काम कर सकते हो कि आपको ये देखो इक्वेशन वगैरह तो करनी है नहीं, ये तो आपको बस समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको बस ये डायरेक्ट करना है, इसको जल्दी जल्दी करना है, फास्ट कैलकुलेशन करके इसको करना है। बस आप इसको देखोगे और यहाँ से समीकरण लिखोगे और गुणा भाग करके यहाँ पे जल्दी से आंसर निकाल दोगे। आप न तो ये लिखोगे इतना पूरा, न आप ये लिखोगे, आप एक समीकरण ये बनाओगे, दूसरी आप यहाँ से ये समीकरण बनाओगे, बाद में इनको गुणा करके जल्दी से सोल्व कर दोगे। आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो वहाँ से आपको आप कह सकते हो कि करीब आपको देखो यहाँ पे आधा मिनट तो लग ही जाएगा। कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आप 20 सेकंड में कर सकते हो, अदरवाइज आधा मिनट आपको लगेगा। उसके बाद में आपका प्रश्न है ये है कि श्री एक्स के पास 55,600 रुपये हैं, उसने इसे एक योजना में निवेश किया और उसे उसके धन का 8 गुना प्राप्त हुआ। फिर उसने 57,986 रुपये एक संस्था को दान कर दिए, पुनः उसे बचा हुआ धन निवेश किया और इसका केवल 1/3 प्राप्त किया। तो आपसे पूछा गया है कि अब x के पास धन बराबर है। तो देखो यहाँ पे ये जो पर्सन है ये बस गुणा भाग और घटाव पे है, ये आसान सा पर्सन है, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। ये हो जाएगा कि शुरुआत में जो राशि थी ये कितनी थी, तो ये आपको दे रखी है यहाँ पे 55,800 रुपये। अब निवेश करने के बाद उसे जो राशि मिली, निवेश के बाद आप लिख सकते हो, निवेश के बाद ये जो उसे राशि मिली ये शुरुआत का 8 गुना मिली उसे। तो ये हो जाएगा यहाँ से 55,600 दिया हुआ है आपको, यहाँ पे 55,600 दिया है, तो ये हो जाएगा 55,600 गुना 8। तो ये हो जाएगा, इसको जल्दी से आप गुणा करोगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0 0, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 48 का 8 4, ये 40 और 4 44, और ये हो जाएगा 44, यानी आपके पास यहाँ से आ जाएगा 4,44,800 रुपये आ जाएगा।
अब इसमें से क्या किया है, उसने एक संस्था को दान कर दिया, तो दान आ जाएगा आपके पास में, ये दे रखा है आपको 57,986 रुपये। तो 57,986 रुपये, ये जल्दी से आपको इसमें से माइनस करना है। यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 17 में से 9 जाने पे आपको मिलेगा 8, और यहाँ से आपके पास 13 में से 7 जाने पे आपको मिलेगा 6, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 43 में से 5 जाने पे आपको 38 मिलेगा। यानी आपके पास आ गए यहाँ से 3,86,814 रुपये। अब इस जो धनराशि है इसको उसने निवेश किया और इसका 1/3 प्राप्त किया है, तो अब क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका 1/3 निकालना है। यानी आपको निकालना है 3,86,814, इसका 1/3। तो इसमें 3 का भाग दोगे तो 1 बार चला जाएगा, उसके बाद में 2 बार, यहाँ से 2 26 आ जाएगा, उसके बाद में 8 बार, फिर 2 28, तो ये चला जाएगा 9 बार, फिर 1 बचेगा 11, तो ये चला जाएगा 3 बार, और यहाँ से 8 बार। यानी आपके पास आ जाएगा 1,28,938 रुपये उसको अब प्राप्त हुए। यानी अभी भी उसके पास 1,28,938 रुपये हैं। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपके पास में ये है कि एक वर्ग का परिमाप 144 सेंटीमीटर है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तथा आयत की जो लंबाई है वो 81 सेंटीमीटर है, तो आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर यहाँ से पता करना है। तो देखो ये जो प्रश्न है ये आपके पास में, ये आप कह सकते हो क्षेत्रमिति का प्रश्न है। और यहाँ से अपने बात करें, सबसे पहले आपको दिया है आयत और वर्ग के बारे में दिया है। तो देखो आयत और वर्ग के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं, तो यहाँ से अपने बात करें आयत का परिमाप क्या होता है। तो देखो जैसे ये आपके पास में कोई आयत है इस प्रकार से, तो ये यहाँ पे कहीं ABCD आपको दिया गया है, ABCD। तो आयत का परिमाप निकालना है, ये इसकी लंबाई दी है, ये इसकी चौड़ाई दी है। तो जैसे आपने इस जगह से चलना शुरू किया, तो आप यहाँ से यहाँ तक चले, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक चले, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक चले, इस प्रकार, और बाद में आप यहाँ पे आ गए। यानी जहाँ से आपने चलना शुरू किया वहीं पे आ गए आप। तो आपने कुल कितनी दूरी तय की वही उसका परिमाप हो जाएगा। तो आप ये कहोगे कि यहाँ से यहाँ तक चला तो L हो जाएगा, प्लस यहाँ से यहाँ तक चला तो B, प्लस फिर वापस आया तो L, प्लस यहाँ से यहाँ तक आया तो B। यानी आप कहोगे ये हो जाएगा 2L + B हो जाएगा आपके पास में आयत का परिमाप। यानी आप ये कह सकते हो कि ये हो जाएगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके बाद में अपने आयत के क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों को आपस में गुणा कर दो, तो ये हो जाएगी लंबाई गुणा चौड़ाई, या फिर आप कह सकते हो L गुणा B। उसके बाद में अपने ये आयत की बात होगी। अब अपने बात करें वर्ग की, तो देखो सबसे पहले वर्ग का परिमाप निकालें अपने। तो वर्ग इस प्रकार से होता है आपके पास में, जिसमें लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। यानी ये भुजा A है तो ये भी ये भी ये सारी A बराबर होती है आपके पास में। तो आप ये कहोगे यहाँ से यहाँ तक चला तो A, यहाँ से यहाँ तक चला तो A, फिर A और फिर A, टोटल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4A, या फिर आप कह सकते हो 4 गुना भुजा। और उसी प्रकार आप यहाँ पे क्षेत्रफल निकालोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में A², यानी A गुणा A² हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो भुजा का स्क्वायर। अब इन फॉर्मूलों को अपने जल्दी से यहाँ पे काम में लेते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो देखो आपको दिया गया है कि वर्ग का परिमाप 144 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ पे अपने निकालेंगे कि वर्ग का जो परिमाप है ये आपको दिया है 144, तो अपने वर्ग की भुजा निकालेंगे तो ये 144 सेंटीमीटर है। अपने बात करें परिमाप क्या होता है, तो ये होता है आपके पास में 4 गुना भुजा, और ये होता है 144 यहाँ पे आपको दे रखा है। तो भुजा का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा 144 में आप 4 का भाग दोगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। यहाँ से आपके पास में भुजा आ गई 36 सेंटीमीटर। अब देखो कि आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ से आप निकालोगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल ये बराबर होगा आपके पास में वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है आपके पास में वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है आपके पास में भुजा का स्क्वायर होता है। और भुजा आपको दे रखी है यहाँ पे 36, तो आप इसको लिख सकते हो 36 का स्क्वायर, जो क्या होता है आपके पास में ये आप कह सकते हो 1296 होता है। और ये भुजा आपको दे रखी है तो ये वर्ग सेमी में आपके पास में,
या फिर आप इसको 36 गुना 36 भी लिख सकते हो। और यहाँ पे आपको दिया गया है कि आयत की लंबाई 81 सेंटीमीटर है। अब अपने आयत का क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है आपके पास में लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे देखो लंबाई गुणा चौड़ाई आपको इतना दे रखा है, या फिर मान लो आप इसको 36 गुणा 36 भी लिखोगे तो कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी और कुछ नहीं है। तो यहाँ से आपको लंबाई दे रखा है, ये आपको दिया है यहाँ से 81 सेमी, और आपको चौड़ाई यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपके पास में, चौड़ाई निकालने जाओगे तो ये इसके गुणा में जो उधर जाके भाग में आ जाएगी। तो ये हो जाएगी आपके पास में, आप लिख सकते हो 36 गुना 36, 36 गुना 36 बटे 81। अब आप इसको 9 से काटोगे तो देखो यहाँ पे इसमें 9 का 4 बार चला जाएगा, इसमें 9 का 9 बार चला जाएगा, फिर काटोगे तो फिर 4 बार चला जाएगा। वैसे आप ये लिख के इसमें 81 का भाग दोगे तो भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद में यहाँ से आपके पास ये आ गया 16 सेंटीमीटर, यानी आपके पास लंबाई आपको दी हुई थी 81 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपने निकाल ली 16 सेंटीमीटर। अब अपने को चाहिए लंबाई और चौड़ाई में अंतर। तो आप ये लिखोगे लंबाई माइनस चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके पास में 81 माइनस आप यहाँ से 16 माइनस करोगे तो ये हो जाएगी आपके पास में 65 सेंटीमीटर। उसके बाद में आपके पास प्रश्न है कि यदि मैथ ऐप है 408 और 1032 का आपको दिया गया है, ये बराबर दिया गया आपको 1032 x माइनस 408 y, और आपको दूसरा दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर आपको दिया गया 7। तो आपसे पूछा गया है कि x माइनस वाई क्या होगा। ये आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा और कोई इसका तरीका नहीं है। तो अपने सबसे पहले मैथ ऐप की बात करते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक की बात करें तो ये क्या होता है। तो महत्तम समापवर्तक होता है आपके पास में कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा जाए। बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, साथ में दी गई सभी संख्याओं में उसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे आपके पास में है, आपको यहाँ पे एक तो दे रखा है 16 दे रखा है और एक आपको यहाँ पे 24 दे रखा है। अब मुझे इसका चाहिए, दोनों का मैथ चाहिए। मैं आपको पहले जो आसान सा तरीका होता है उससे समझाता हूँ और बाद में इसका जो प्रैक्टिकल तरीका होता है उससे आपको करवाऊंगा। तो देखो अपने बात करें, सबसे पहले देखो आपने एक का भाग देना शुरू किया मान लो, तो एक का भाग दोनों में पूरा पूरा जाएगा, लेकिन क्या एक बड़ी है। अब यदि आगे भाग संख्याओं का भाग नहीं गया तो एक आंसर आ जाएगा, आगे भाग जा रहा है तो अपने को भाग देते जाना है। अब अपने 2 का भाग देंगे तो 2 का भी भाग सभी में पूरा पूरा जाएगा, तो एक से बड़ी तो आपके पास में 2 है। अब देखेंगे और जा रहा है क्या, तो आपने 3 का भाग दिया तो इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा, तो ये नहीं होगा। आपने 4 का भाग दिया तो 4 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 2 से बड़ा 4 है। अब आप इसको आगे और करोगे तो 5 का भाग दोनों में नहीं जा रहा, 6 का भाग इसमें नहीं जा रहा, 7 का भाग दोनों में नहीं जा रहा, और 8 का भाग आप देखोगे तो 8 का भाग दोनों में जा रहा है। तो 4 से बड़ा कौन हो आपके पास में, 8 हो गया। तो अब आप देखोगे कि 8 से बड़ी कोई ऐसी संख्या है क्या जिसका 16 और 24 में पूरा पूरा भाग जाए, तो आपके पास कोई यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। यानी 4 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका पूरा पूरा भाग 16 में जाए और 24 में भी जाए। तो इसका मैथ से क्या आ जाएगा आपके पास में, 8 आ जाएगा। यानी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या 8 है जिसका पूरा पूरा भाग 16 में भी जाता है और 24 में भी जाता है। इसी प्रकार का एक और होता है लैस होता है, जो बाद में आपको प्रश्न आने पे मैं आपको बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे आपको दिया गया है कि 408 और 1032 का मैथ से निकालना है। तो आप ये, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ऐसे भाग देते क्या, तो आप इसको चेक नहीं करोगे। तो इसका जो तरीका होता है एग्जाम में जाके करने का, उससे इसको करेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे, इसको लिखोगे सबसे पहले 408 को, और यहाँ पे आप अलग से लिखोगे 1032 को, और इसको अपने को सोल्व करना है क्योंकि अपने को इन दोनों का चाहिए, मैथ चाहिए। तो सबसे पहले अपने भाग देंगे 2 का भाग जा रहा है तो 2 का देंगे, 2 का नहीं जा रहा तो आगे जिसका भी भाग जाएगा उसका देना है अपने को। और साथ में अपने को अभाज्य संख्याएं काम में लेनी है, यानी प्राइम नंबर्स अपने को काम में लेने हैं। यानी आप कह सकते हो कि जैसे आपके पास में कोई संख्या है 8 है, तो इसमें किस किस का भाग जा रहा है, तो आपको 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, आप कह सकते हो यहाँ पे 4 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ, क्योंकि भाग केवल किस किस का जाना चाहिए, या तो 1 का या फिर खुद संख्या का। जैसे आप कहोगे यहाँ पे आपके पास में 2 है, तो 2 में किसका जा रहा है, 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, तो 2 का भाग,
दो संख्याओं का भाग जा रहा है, तो यहाँ पे एक तो एक और एक खुद, तो ये आपके पास में प्राइम नंबर है। इस प्रकार से अपने चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपको केवल प्राइम नंबर का भाग देते जाना है यहाँ पे। तो देखो अपने इसको करें तो ये हो जाएगा, 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 204, फिर दोबारा आपने 2 का भाग दिया तो ये हो जाएगा आपके पास में 102, फिर 2 का भाग दिया तो ये आपके पास में हो जाएगा 51, फिर 2 का भाग यहाँ से नहीं जाएगा तो आप 3 का भाग दोगे, तो 3 का भाग दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 17, और अब इसमें केवल 17 का भाग जाएगा तो इसमें एक बार भाग चला जाएगा। उसके बाद में आपके पास है 1032 में सबसे पहले आपने 2 का भाग दिया तो ये हो जाएगा आपके पास में 516। उसके बाद में फिर आपने 2 का भाग दिया तो ये आपके पास में आ जाएगा, यहाँ से आप कह सकते हो कि ये आ जाएगा आपके पास में 258 आ जाएगा। उसके बाद में आप फिर से 2 का भाग दोगे इसमें तो ये हो जाएगा आपके पास में, आप कह सकते हो कि यहाँ पे 129 आ जाएगा। अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा तो आप इसमें 3 का भाग दोगे तो ये इसमें आपके पास में 43 बार चला जाएगा। और उसके बाद में आप यहाँ पे इसमें और किसी का भी भाग नहीं जा रहा तो ये यहाँ पे 43 का ही भाग देना पड़ेगा जो एक बार चला जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे इन दोनों में जो कॉमन है वही उसका क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप देखोगे एक बार 2 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दूसरी बार 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तीसरी बार 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, चौथी बार आपके पास में कॉमन आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे 17 आ रहा है जबकि यहाँ पे 43 आ रहा है, तो इसमें से कोई भी कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन है उनका आपस में गुणा कर देंगे और वही एक क्या हो जाएगा अपने पास मैच हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मैच है बराबर, आप लिखोगे तो यहाँ पे इनको आपस में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 बार 2 2 आ रहे हैं और एक बार 3 आ रहा है। इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 24, यानी इसका मैच से क्या आ गया, दोनों का एक 408 का और 1032 का आपके पास क्या आ गया, 24 आ गया। तो अब देखो यहाँ से प्रश्न में जो दिया गया है उसके अनुसार इसको करेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है कि ये दिया गया आपके पास में मैच से निकालना है आपको 408 का और 1032 का, ये जो आना चाहिए आपके पास में ये होना चाहिए यहाँ से 1032 x माइनस आपके पास होना चाहिए 408 y, और यहाँ से इसको अपने हल करेंगे। ये अपने पास आया था, यहाँ से आप कहोगे ये आया था अपने पास में 24 आया था, और यहाँ से इसको हल करें तो ये हो जाएगा, ये 24 आ गया और उधर आपके पास में दिया गया 1032 x माइनस आपको दिया गया है 408 y। उसके बाद क्या होगा ये, तो यहाँ से अपने जो 24 है उसका भाग देना है इन सभी में। तो यहाँ से आप ये कहोगे कि ये हो जाएगा आपके पास में 1032/24, यहाँ पे x माइनस ये हो जाएगा 408/24 और y, और बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे इसके साथ में 1 है और इसको इसके नीचे भेज दिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में, इसमें भाग दोगे तो ये चला जाएगा, इसमें 4 बार भाग चला जाएगा, 96 आ जाएगा, और यहाँ से 7 72 बचा, 3 बार चला जाएगा x माइनस, यहाँ से आप दोगे तो 1 बार भाग चला जाएगा और आपके पास कितना बचा है यहाँ पे 16, और 16 के पीछे 8 168, और 168 में 7 बार भाग चला जाएगा तो y बराबर आ जाएगा आपके पास में 1। अब एक समीकरण तो अपने पास ये आ गई, और एक समीकरण आपको दे रखी है कि x + y बराबर आपको दे रखा है कि 7, ये आपको दिया है। तो देखो यहाँ पे एक तो अपने पास ये है कि x + y बराबर 7, और एक अपने पास में 43x - 17y बराबर 1। तो अब अपने को इसको हल करना ही पड़ेगा, और कोई अपने पास तरीका नहीं है कि इसको अपने कर सकें आसानी से। और अपने को चाहिए यहाँ पे x - y का मान चाहिए, x - y अपने को बताना है क्या होगा। तो अपने एक 2 तरीके अपने पास, या तो इसको 17 से गुना कर दें और बाद में इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये आपस में कट जाएंगे दोनों y वाले, या फिर अपने इसको 43 से गुना कर दें पूरे और बाद में इसमें से ये घटा दें तो ये आपस में ये वाले कट जाएंगे, x वाले आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ से इसको पूरे को मैं 17 से गुना करूँ, इन दोनों को 17 से गुना और इसको भी, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, पूरे को गुना करना पड़ेगा, पहले इसको फिर इसको और फिर इसको। तो ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 17x प्लस हो जाएगा आपके पास में 17y,
और बराबर हो जाएगा आपके पास में 17 को 7 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 119, यानी 17x + 17y बराबर आपके पास आ गया, यहाँ से 119 आ गया। अब देखो यहाँ से इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ये समीकरण नंबर 1 है। अब यहाँ से ये 17y माइनस का है, ये 17y प्लस का है, दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ से ये गायब हो जाए, ये दोनों आपस में जो y वाले हैं ये दोनों माइनस प्लस माइनस के हैं तो आपस में कट जाएंगे ये। तो दोनों को जोड़ोगे आप तो ये हो जाएगा 43x और आपके पास आ जाएगा माइनस का 17y प्लस इधर ये आ जाएगा आपके पास में 17x प्लस आ जाएगा 17y बराबर इधर आ गया आपके पास में 1 प्लस आ जाएगा 119। जो लेफ्ट वाली साइड है यानी बराबर के इधर वाली साइड है वो एक तरफ जुड़ेगी और जो उधर वाली साइड है राइट वाली वो दूसरी तरफ जुड़ेगी। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास में, देखो ये दोनों आपस में माइनस हो गए और इसको जोड़ोगे 17x में 43x में आप 17x जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 60x बराबर, इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 120 हो जाएगा। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 120/60 बराबर आ जाएगा आपके पास में 2। तो यहाँ से x का मान 2 आ गया। तो अब x का जो मान है वो आप यहाँ पे जो आपको समीकरण दी हुई थी ये वाली कि x + y = 7, तो x का जो मान है वो आप इस समीकरण में रख दो तो आपको y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से आप कहोगे कि x का मान 2 है तो इसकी जगह पे आप यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 + y बराबर आ जाएगा 7 आपके पास आ जाएगा और y बराबर कितना आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो 7 - 2 = 5 आ जाएगा। तो आपके पास में x की वैल्यू तो यहाँ से आपके पास में आ गई थी 2 और जो y की वैल्यू आ गई थी आपके पास में 5 आ गई थी। तो आपको यहाँ पे निकालना है x - y, तो आप ये कहोगे कि x का मान 2 है, y का मान 5 आ गया तो ये हो जाएगा आपके पास में -3, यानी इसका जो उत्तर आएगा ये आपके पास आएगा -3। लेकिन आपको इतना तो इसको करना ही पड़ेगा, चाहे आप इसको जल्दी से करो चाहे आप इसको धीरे धीरे करो। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न आपके पास में ये है कि एक छात्र के अंक 98 की बजाय 108 त्रुटि से अंकित हो गए, यानी लेना था 98 और ले लिया 108। इस त्रुटि के कारण कक्षा के जो औसत अंक है वो 1/5 बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या आपसे पूछी गई है कि क्या है। तो देखो यहाँ पे आपको कुल की जरूरत पड़ेगी, तो कुल क्या होता है, तो ये होता है कुल बराबर आप कह सकते हो ये होता है औसत गुणा संख्या, यानी औसत को आप संख्या से गुणा कर दो। तो देखो यहाँ पे अपने पास जो सही तो लेना था उसको, सही की बात करें तो सही तो लेना था उसको 98, लेकिन त्रुटि के कारण जो ले लिए उसने वो आ गया, उसने ले लिए 108। तो अब यहाँ पे जो अंतर आया ये कितना आया, तो आप ये कहोगे कि ये जो अंतर आया यानी त्रुटि का जो अंतर आया ये कितना आया, तो 108 में से आप 98 को घटाओगे तो ये हो जाएगा 108 - 98 यानी 10 आ गया। तो ये जो 10 आया है इसके कारण क्या फ़र्क पड़ा, तो आप ये कहोगे कि 10 के कारण जो फ़र्क पड़ा ये हो जाएगा 10 बराबर, इसके कारण जो फ़र्क पड़ा ये औसत पर फ़र्क पड़ा, तो औसत पे क्या हुआ 1/5 औसत बढ़ गया और गुणा टोटल नंबर ऑफ छात्र यानी छात्रों की संख्या, तो ये हो जाएगा छात्रों की संख्या। तो यहाँ पे टोटल जो अंतर आया त्रुटि में उसके कारण औसत 1/5 बढ़ गया, यानी कुल 10 औसत 1/5 और संख्या छात्रों की संख्या। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो छात्रों की संख्या। तो छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके पास में जो 10 है उससे ये 5 गुना होगा, तो ये हो जाएगा 10 × 5 आप कह सकते हो 50 छात्र। तो बस ये इतना सही है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कुल छात्र कितने आ गए आपके पास में 50 आ गए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये है कि चतुर्भुज ABCD की भुजाओं BA और DC को आकृति अनुसार बढ़ाया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। और आपको यहाँ पे ये चतुर्भुज दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ से अपने को ये दिया गया है पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है चतुर्भुज, नाम है इसका ABCD। तो यहाँ से अपने को X और Y और A और B में आपस में संबंध बताना है, तो क्या होगा। तो देखो अपने को पता है कि चतुर्भुज के जो सभी कोणों का योग होता है, आप लिख सकते हो कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग ये आपके पास होता है 360 डिग्री, यानी सारे कोणों को जोड़े तो ये 360 डिग्री होता है। तो अब अपने ये बात करें कि जैसे मान लो ये वाला कोण है ये क्या हो जाएगा,
तो आप ये कहोगे कि ये जो टोटल एंगल है बाहर से अंदर वाला, इस प्रकार से ये कोई स्ट्रेट लाइन ऐसी दे रखा है यहाँ पे, ये इस प्रकार से ये जो टोटल कोण बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, सरल कोण बोलते हैं। टोटल जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। ये वाला और ये वाला जो होता है इसको रेखिक कोण युग्म बोलते हैं। तो ये जो टोटल ये प्लस ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से बात करें अपने कि ये B प्लस ये वाला कोण, तो दोनों मिलके 180 बनाएंगे। तो अब ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो आप ये कहोगे कि ये हो जाएगा 180 माइनस बाहर वाला कोण B है, तो 180 माइनस B। इसी प्रकार ये जो टोटल कोण है ये इतना और ये इतना, ये भी रेखिक कोण युग्म है। तो ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि ये सरल रेखा पर आ रहे हैं। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो आप ये कहोगे ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस A। तो अब आपके पास चतुर्भुज के चारों कोण आ गए। एक आपके पास आ गया x आ गया, दूसरा 180 माइनस A, तीसरा y आ गया और चौथा आ गया 180 माइनस B। तो अब अपने को बताया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो इनको चारों को जोड़ लेंगे अपने। तो यहाँ से आपको मिलेगा, ये हो जाएगा, इसको जोड़ें तो ये हो जाएगा 180 माइनस B प्लस ये हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा आपके पास में 180 माइनस A और प्लस ये हो जाएगा आपके पास में y बराबर हो जाएगा टोटल 360 डिग्री। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 180, तो ये हो जाएगा आपके पास में 360। उसके बाद में माइनस B प्लस क्या हो जाएगा आपके पास में x और क्या हो जाएगा माइनस का A और प्लस क्या हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा 360। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये भी प्लस का 360, ये भी प्लस का 360, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास क्या मिला, यहाँ से इधर x और इधर y ये दोनों प्लस के हैं और माइनस B और माइनस A ये माइनस के हैं। तो आप ये कहोगे ये हो जाएगा x प्लस y, माइनस वालों को उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा A प्लस B, जो माइनस के हैं उधर जाके प्लस के हो जाएंगे। तो x प्लस वाई बराबर A प्लस B आपको मिला। तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि यहाँ से ये जो बाहर वाले कोण होंगे ये इन कोणों के बराबर होने वाले हैं, या फिर आप इसको समझना चाहो पूरा तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हो। तो यहाँ से आज का डे सेकंड का सेशन कंप्लीट होता है और 2017 में शिक्षण विधियों के अलावा जो 20 प्रश्न आए थे वो मैंने आपको यहाँ से करवा दिए। अब अपने बात करें कि आपको कोई एक्स्ट्रा डाउट हो, जैसे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपने प्रैक्टिस सेट में लगाया जो आपको आया नहीं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको लिख देना और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, जैसे मैं उसको देखूंगा तो मैं उसका ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप जो है क्रैक एग्ज़ाम्स विद दीपेंद्रा करके, उसको आप ज्वाइन कर लेना और आप क्वेरी फेसबुक पे भी मुझे सेंड कर सकते हो, तो वहाँ से मैं आपको जितना जल्दी उसके जवाब दूंगा उसका। और आप इस सेशन को लाइक करना और आगे से इसको शेयर करना और नीचे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।